वीराना एपिसोड 13। पल्लवी सार्थक को इस हालत में देखकर चौंक उठी। कुछ गड़बड़ है। यह सार्थक का नॉर्मल बर्ताव नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर किसी की आत्मा का वास है। पल्लवी धीरे से उसके पास जाती है और उसे उठाती है। ओह, मुझे क्या हुआ था? सार्थक उठकर बैठता है। मुझे क्या हो गया था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सार्थक, मैं समझ चुकी हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम में अभी भी शायद किसी आत्मा का वास हो रहा है। जब तुम बाड़े से बाहर आए तो वो रूह भी तुम्हारे साथ शायद बाहर आ गई। मैं यह तो नहीं बता सकती कि वह तुम्हें वापस कब वश में करेंगी, पर मुझे डर है बहुत जल्द ही कर सकती है। पिछली बार तो तुम्हें मेरी तेज़ पुकार ने होश में ले आया, पर अगली बार ऐसा होगा या नहीं मैं नहीं जानती। तो अब हमें क्या करना होगा? मैं खुद किसी जादू टोने वाले को तो नहीं जानती और कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी हमें इस मुकाम पर ले आएगी, पर अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें किसी न किसी अघोरी से मदद लेनी ही होगी। मेरे पापा ज्योतिष विद्या में काफ़ी विश्वास रखते हैं। मैं उनसे बात करती हूँ, उनसे ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। पल्लवी बिना वक्त गवाए तुरंत अपने पापा को कॉल करती है। पापा, मेरे एक मित्र को ऐसा लग रहा है कि उस पर किसी आत्मा का साया है। आप किसी को जानते हैं मुंबई शहर में जो उसकी मदद कर सके? नहीं बेटा, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा एक मित्र है ज्योतिषी पाठक। उनकी दुकान ठाणे के लोकल स्टेशन के पास ही है। अगर तुम उनके पास जाओ तो वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। पल्लवी बेटा, अपना ख्याल रखना। यह आत्माओं के चक्कर से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। जिसको भी भूत चढ़ा है उससे दूर ही रहना। ठीक है पापा, चलो मैं रखती हूँ, बाय। अब पापा को भी क्या बताऊँ कि जिस आदमी में भूत है वह मेरे घर पर ही है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या कहा पापा ने? उन्होंने रास्ता बता दिया है। मुझे तुरंत निकलना होगा, पर एक बात बहुत ज़रूरी है। तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकलना है, यहीं रहना है। मैं जब तक वापस ना आ जाऊँ कहीं मत निकलना। मैं बाहर से दरवाज़ा लॉक करके जाऊँगी। पल्लवी बहुत भारी मन से दरवाज़ा लॉक करके निकलने लगी। सार्थक घर से निकलेगा या नहीं, ये वक्त के हाथ में था। पल्लवी की मुहिम भी सफल होनी थी या नहीं, ये भी सिर्फ होनी को ही मालूम था। इधर वाड़े में सरिता की हालत भी खराब होती जा रही थी। जाहिर सी बात थी, उसे हर दर्पण में खुद की जगह एक भूतनी जो दिख रही थी। पॉल, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं मर जाऊंगी ऐसे तो। हिम्मत रख सरिता, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल लूँगा। कोई हल नहीं है पॉल, यह मेरा अंतिम वक्त है। मुझे लालच करके उन सोने के सिक्कों को नहीं छूना चाहिए था। वो खजाना शापित है पॉल, वो खजाना शापित है। सरिता, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हें मनोवैज्ञानिक के पास ले चलता हूँ, कुछ इलाज हो जाएगा। तभी पॉल का ध्यान जाता है कि उनका बेटा अमन उनकी सारी बातें सुन रहा था। ओह नो, अमन ने ना जाने क्या सुन लिया होगा। पॉल तुरंत अमन को बाजू वाले कमरे में ले जाता है। अमन बेटा, इस तरह मम्मी पापा की बातें सुना नहीं करते। पापा, एक बात बताइए, मम्मी ऐसा क्यों कह रही थी कि वो मर जाएंगी? हम लोग आपस में एक गेम खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं। इन सब बातों पे ध्यान मत दो। बेटा, अब तुम भी थोड़ी देर आराम करो, मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। हमारा गेम आधा ही रह गया है। इधर पल्लवी लोकल स्टेशन पहुँच गई थी। मुंबई में ट्रैवल करना एक आफत है। हे भगवान, सार्थक को कुछ ना होने देना। पर सार्थक की किस्मत अब भगवान के हाथ में नहीं, शैतान के हाथ में थी। यह मस्त चैनल है, जंगली जानवरों के शो में थोड़ा ध्यान बहाल हो जाएगा। इतने में सार्थक को पीछे से आवाज आई। मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने दे। कौन? मैं मंदार सूबेदार। सार्थक के आवाज को जवाब देते ही उसकी गर्दन टेढ़ी होती चली गई और अगले ही पल उसका शरीर खुद में उलझा हुआ जमीन पे किसी विचित्र स्थिति में गिर पड़ा और उसके शरीर से अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं मंदार सूबेदार अब तुम्हारे शरीर पर काबू करता हूँ, हमेशा के लिए। अब उस लड़की के वापस आने के पहले ही मैं अपने बाड़े में चला जाऊंगा और जो भी रास्ते में आएगा सबको मार डालूंगा। क्या होगा?